तो आज के आपके एडिटोरियल 4 जुलाई 2022 के सबसे पहला एडिटोरियल है स्टैगफ्लेटरी डेट क्राइसिस। देखो, स्टैगफ्लेशनरी क्या होता है? स्टैगफ्लेशनरी स्टैगफ्लेशन वर्ड से बना है। स्टैगफ्लेशन कैसी सिचुएशन होती है इकोनॉमी में? स्टैगफ्लेशन में यूजुअली आपके क्या होता है, मैं आपको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के कंसेप्ट से पहले समझाता हूँ। देखो, जब आपकी इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई हो रही है, या तो आपकी यूजुअली इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रही होती है या इससे उल्टा कंसेप्ट डीफ्लेशन हो रहा होता है। इन्फ्लेशन अल्टीमेटली इकोनॉमी के अंदर हर चीज डिपेंड करती है सप्लाई और डिमांड के ऊपर। सप्लाई का मतलब है चीजें बन कितनी रही हैं, ठीक है, यानी कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो रही है चीजों की, चाहे आपका रॉ मटेरियल हो किसी भी चीज की, मतलब आपका एग्रीकल्चर, मतलब सारी सप्लाई होगी कुछ भी जो मार्केट में आ रहा है। डिमांड आपके कंज्यूमर खरीद कितने रहे हैं। देखो, एक जनरल एग्जांपल है, जिस चीज को हर कोई खरीद रहा होगा वो बनानी भी उतनी ज्यादा पड़ेगी, पर जब तक उतनी नहीं बना रहे जितनी मार्केट में अवेलेबल है तो वो अपने आप ही महंगी हो जाएगी। अगर एक फोन है, ठीक है, ये फोन को खरीदने वाले 10 लोग हैं पर बन के ये सिर्फ एक आ रहा है, तो ये 10 लोग अपने आप ही हाईएस्ट प्राइस इनमें से कोई ना कोई पे करने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि फोन तो एक ही है। तुम्हें इन 10 लोगों में से सिर्फ एक ही पर्सन चाहिए ना जो इसे खरीद के ले जाए। तो कंपनी जानबूझ के, लेट्स सपोज ये फोन वैसे उन्होंने बेचना था 10,000 रुपए में, और उन्हें पता है कि डिमांड इस फोन की इतनी ज्यादा है, तो अगर वो 50,000 का भी बेचेंगे कोई ना कोई खरीद के ले जाएगा। पर ये जो प्राइस बढ़ गया, 5 गुना ज्यादा प्राइस पे बिक रहा है वो, ठीक है, ये चीज आपके इन्फ्लेशन का कारण बन गया कि आपकी सप्लाई कम हुई है, डिमांड ज्यादा है, इस कारण इस चीज को कहते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है। डीफ्लेशन इससे उल्टा है। डीफ्लेशन है कि लेट्स सपोज 10 फोन पड़े हैं, खरीदने वाले आपके सिर्फ 3 को लोग ही हैं, वो भी डाइसी से हैं कि खरीदे ना खरीदे। फिर कंपनीज को क्या करना पड़ता है, कंपनीज है वही 10,000 का फोन है, उन्हें डिस्काउंट भी लगाने पड़ते हैं कि देखो 8,000 का ले जाओ। ये जो है इन्फ्लेशन, यहाँ पे प्राइस आपकी गिरा दी गई है, ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर कि आपके चीज बिक जाए। पर यहाँ पे आपकी सप्लाई यानी कि मार्केट में है, ये देखो इस साइड पे आपकी सप्लाई थी, डिमांड नहीं है। तो अगर अब इन दोनों के साथ साथ क्या हो रहा होता है, अगर एक साइड पे ये महंगाई, अगर आपके रेट्स ग्रो कर रहे हैं, ये प्राइसेस अगर आपके ग्रो कर रहे हैं, साथ में ही आपकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन भी ग्रो करेगी। और अगर चीजों की प्रोडक्शन ग्रो करेगी तो जॉब्स भी ग्रो करेंगी और सैलरीज भी ग्रो करेंगी, ठीक है। महंगाई बढ़ रही है तो वर्कर सैलरी भी ज्यादा मांगेगी और ज्यादा लोगों को नौकरी पे रखना पड़ेगा क्योंकि सप्लाई शॉर्ट चल रही है। यहां पे उल्टा होता है, अगर आपके प्राइसेस गिर रहे हैं तो आपकी यानी कि प्रोडक्शन भी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा सामान मार्केट में बन के तैयार हुआ हुआ है। प्रोडक्शन गिरेगी तो लोगों को फालतू में कंपनियों ने क्यों हायर करके रखना है, वो लोगों को जॉब से भी निकाल देंगे और वेजेस भी वो मिनिमम जो लेता होगा उस बंदे को रखेंगे, मैक्सिमम वालों को निकाल देंगे, ठीक है। तो ये आपके दो ट्रेंड होते हैं जिससे आपकी पूरी पूरी इकोनॉमी चलती है, इन्फ्लेशन का ट्रेंड और डिफ्लेशन का ट्रेंड, ठीक है। तो अगर ये इनमें रिलेशन है कि अगर आपकी महंगाई बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप कम होती है क्योंकि नौकरियां बढ़ेंगी। डिफ्लेशन के टाइम आपकी अगर प्राइसेस गिर रहे हैं तो नौकरियां, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी क्योंकि नौकरियां भी गिर रही हैं। पर एक स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे अगर कोई देश फंस गया ना, इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसमें क्या है, आपकी महंगाई भी बढ़ रही है, प्राइसेस बढ़ते जाते हैं, महंगाई बढ़ रही है, पर साथ में नौकरियां गिरती जा रही हैं। ये बिल्कुल ऑपोजिट साइड के दो फैक्टर्स हैं जो आपस में नहीं जुड़ने चाहिए वैसे तो, पर ये कई बारी आपकी इकोनॉमी में कोई स्ट्रक्चरल इश्यूज आ जाते हैं, आपके रिफॉर्म्स चाहिए होते हैं, ये स्ट्रक्चरल इश्यूज के कारण आपकी इकोनॉमी यहाँ के फंस जाती है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जॉब्स गिर रही है। ये पूरी की पूरी सिचुएशन आपकी इस तरीके की फिगर दिखाती है, ठीक है, प्राइसेस और जॉब्स के बीच में। क्लियर है? तो सारी दुनिया के ऊपर इस टाइम थ्रेट घूम रहा है कि शायद अगले साल 2023 में दुनिया स्टैगफ्लेशन पे चली जाए।
क्योंकि दुनिया में रिसेशन के हालात बन रहे हैं। ठीक है, रिसेशन क्या होता है? देखो आपके ओवरऑल एक कंसेप्ट, अब इसे भी बता दूं, आपके ना सारी इकोनॉमीज एक बिजनेस साइकिल में चलती हैं, फाइनेंशियल साइकिल कह लो या बिजनेस साइकिल कह लो। आपकी इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन ग्रो करती है, नौकरियां बढ़ती हैं, लोग खर्चा करते हैं, महंगाई भी बढ़ती है। एक टाइम आएगा जब मैक्सिमम लोग एम्प्लॉयड होते हैं, मतलब मैक्सिमम, अनएम्प्लॉयमेंट तब भी होगी, मैक्सिमम लोग एम्प्लॉयड हैं, लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, इसे कहते हैं आपका बूम चल रहा है, इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, बहुत अच्छे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, 7%, 8%, 10% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी आ जाता है। पर फिर वहां पे आपकी इकोनॉमी के अंदर लोगों की सैलरीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है, उसके बाद आपके लोन्स बहुत सारे डिफॉल्ट होने लग जाते हैं, प्रॉब्लम्स भी साथ में ही बढ़ रही होती हैं। पर एक टाइम पे प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि आपकी इकोनॉमी डूबनी शुरू हो जाएगी, डूबते डूबते आपकी इकोनॉमी, फैक्ट्रियां बंद होने लग जाएंगी, लोगों की नौकरियां जाने लग जाएंगी, इसे कहते हैं रिसेशन आ गया। फिर सरकारें अपने सिस्टम को फिर से अगर ठीक कर पाती हैं, फिर से इकोनॉमी रिवाइव करती है, और फिर से बूम की तरफ आप लेके जा सकते हैं। ये जो चीज है, ये आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल साइकिल या बिजनेस साइकिल इसे कहते हैं, ये इकोनॉमी में पूरी डिटेल में हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे अब सारी इकोनॉमीज के आगे 6 सवाल खड़े हुए हैं जिन्हें उन्होंने आंसर करना है, तब वो लॉन्ग टर्म में इस चीज से बच पाए। ये सारे के सारे सवाल अगर आप पढ़ोगे, ये अल्टीमेटली इसी चीज के ऊपर है कि ये प्रॉब्लम्स, पहली बात तो ये क्या टेम्पररी महंगाई हो रही है जब परमानेंट है। देखो इसका आंसर अभी तक क्लियर हो चुका है कि अब महंगाई बहुत टाइम रहने ही वाली है, ये परसिस्टेंट है, ये रहेगी रहेगी। प्रॉब्लम कहां से आई है ये महंगाई की? दोनों साइड से, सप्लाई साइड भी प्रॉब्लम है और दूसरी साइड पे डिमांड साइड की प्रॉब्लम है। हमने डिमांड मार्केट को, देखो कोविड में जब आपकी कंपनियां फैक्ट्रीज बंद रही, वो लॉसेस को रिकवर करने के लिए, जो भी इकोनॉमीज को लॉसेस हुए, हमने जब सारी कोविड के बाद इकोनॉमी ओपन अप होनी शुरू हुई ना, हमने सडनली लोन सस्ते में देने शुरू कर दिए। सिर्फ इंडिया ने नहीं, सारी दुनिया के बैंक्स ने लोन सस्ते में देने शुरू कर दिए। उसके कारण अगर लोन सस्ते में मिलेंगे, लोग ज्यादा लोन लेंगे। लोन एक तरह से डिमांड ही तो बढ़ाता है। अगर आपने लेट्स सपोज एक कार का लोन ले लिया, अब आपके पास पैसे आ गए हैं ना कार को खरीदने के, आप बैंक ने आपके बिहाफ पे पे कर दिए, अब तो आपने बैंक को देने हैं धीरे धीरे। पर एक बारी के लिए तो बैंक ने आपके बिहाफ पे सारे पैसे चुका दिए, वो चीज ने डिमांड बढ़ा दी। दूसरी साइड पे क्योंकि सारी दुनिया में आपकी सप्लाई शॉर्टेज पड़ी हुई थी, कहीं से चिप्स नहीं आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही, लॉकडाउन, वो सारी प्रॉब्लम ने एक बार जो क्रिएट की, आपके डिले बहुत ज्यादा चल रहे हैं पहले से ही, तो पुराने ऑर्डर्स ही नहीं अभी तक पूरे हुए, नए तो क्या बनाएंगे। इसके कारण आपके सप्लाई का भी शॉक आया हुआ है। उसके अलावा आपके यूक्रेन वॉर के कारण, कोविड, चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी, थोड़े से भी केसेस वहां पे बढ़ने लगते हैं, चाइना अभी भी लॉकडाउन लगा देता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी आई हुई हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर करने की जरूरत है। इसके बाद क्या जो अब सारे के सारे दुनिया के फेडरल, मतलब अमेरिका का फेडरल रिजर्व और बाकी दुनिया के सेंट्रल बैंक जैसे इंडिया का आरबीआई हो गया, ये जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या ये हार्ड पॉलिसी होने वाली है या सॉफ्ट पॉलिसी होने वाली है? देखो ये पहले लग रहा था कि चलो थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम आएगी, सॉफ्टली मैनेज कर लेंगे, थोड़ी बहुत ही इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगी, बच जाएंगे। पर अब ये क्लियर होता जा रहा है कि आपकी हार्ड लैंडिंग ही होगी। ठीक है, और जो ज्यादा से ज्यादा डैमेज करके जाएगी। ठीक है, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल नीचे जाके सारे क्वेश्चंस के बाद है। अगर आप पुराने क्राइसिस देखोगे ना, 1970 में भी आया था रिसेशन, उसमें पर आपके स्टैगफ्लेशन हुई थी, पर कोई उस टाइम डेट क्राइसिस नहीं था, कर्जे की प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, कर्जा, देखो जितना तुम कर्जा देते हो ना, उसे कहते हैं कि आपका उस मार्केट में ना बबल बनता जाता है। बबल का मतलब क्या है? देखो एक तरह से आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर रहे हो ना, कि हाँ सारे मिलके इस चीज को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, इस चीज के ऊपर स्पेंड करते जा रहे हैं, तो वो अपने आप, जिस चीज का रेट लेट्स सपोज 10 रुपए होना चाहिए, अगर सबने कहीं ना कहीं से या तो कमा के या उधार मांग के 10 रुपए ले लिए हैं, तो ये चीज का रेट अपने आप ही 50 रुपए तक पहुंच जाएगा। पर अगर और लोन ले लिए लोगों ने, 50 भी ले लिया, ये आर्टिफिशियल राइज हुआ है। होता क्या है फिर सडनली, अगर लोग जिन्होंने लोन लिया ये 50 रुपए को भी पे करने के लिए,
अगर वो पे ना कर पाए, उनके पास कैपेसिटी नहीं थी, बस एक बारी के लिए लोन ले लिया, तो अपने आप सडनली आपकी सारी इकोनॉमी सिर के बल गिरती है। उसे कहते हैं बबल बस्ट हो गया। ठीक है, ये डेट क्राइसिस इकोनॉमिक में डिटेल में आता है, किस तरीके से ग्रो करते हैं। तो 2008 में जब क्राइसिस आया था, यही हुआ था आपकी अमेरिका की मार्केट में, जैसे बहुत सारे रियल एस्टेट में ऐसे ही लोन बांटे हुए थे। ठीक है, पर वहां पे आपके क्योंकि बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया हुआ था, डेट क्राइसिस बढ़ा, तो अपने आप ही आपकी सारी मार्केट क्रैश कर गई। पर जो अभी 2022-23 की इस चीज को माना जा रहा है, उसमें ये दोनों फैक्टर जुड़ने वाला है, स्टैगफ्लेशन भी आने वाली है और डेट क्राइसिस भी। क्योंकि कोविड के कारण सरकारों की 2008 जो क्राइसिस है उसे अभी गए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, और ऊपर से कोविड आ गया, सरकारों की फाइनेंशियल हालत ऑलरेडी खराब है। तो नहीं तो सरकारें ऐसी कंडीशन में बचा लेती होती हैं इकोनॉमी को, सरकारों की अपनी हालत खराब हुई हुई है। तो अब अगर रिसेशन आ गया जो 2023 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो सडनली बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ सकता है इकोनॉमी में। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि इकोनॉमीज बर्बाद ही हो जाएंगी, पर जिन कंपनीज ने बहुत बड़े बड़े लोन लिए हैं ना, वो सडनली प्रॉब्लम में आ सकती है। ठीक है, ओवरऑल या जो वल्नरेबल सेक्टर के अंदर जॉब्स हैं वो जा सकती हैं। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें। तो ये पूरी चीज को हमारे अगर रिस्पॉन्सेज की बात की जाए, हमारे सेंट्रल बैंक्स को अगर स्टैगफ्लेशन से डील करना है, उन्हें लगातार अपनी पॉलिसी टाइटन करने की जरूरत है। टाइटन करने का मतलब होता है कि लोन्स लेने मुश्किल कर दो, महंगे कर दो, ताकि लोन कम से कम लें और अपने आप ही आपके महंगाई, महंगे लोन देख के लोग नहीं लेंगे और आपके मार्केट में पैसा कंट्रोल होगा, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन थोड़ी बहुत ही कंट्रोल में आएगी। रिसेशन को देख के आपके सेंट्रल बैंक्स को और ज्यादा देखो, जब रिसेशन आता है ना, तब नहीं तो बैंक्स का रिस्पॉन्स क्या होता है, ये स्टैगफ्लेशन क्यों ट्रबलिंग है। नहीं तो रिसेशन आता होता है तो आपके बिजनेस डूब रहे हैं ना, बिजनेसेस को रिवाइव करने के लिए लोन सस्ते कर दिए जाते हैं ताकि लोग डिमांड बढ़ाएं और बिजनेसेस दोबारा से उठ जाएं। पर ये प्रॉब्लम यहीं पे आएगी कि अगर मैं लोन सस्ते करता हूं तो मेरी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो अनबियरेबल है। अगर नहीं करते तो बिजनेस डूबेगा। तो एक चॉइस रखनी है, तो हमें ये चॉइस रखनी ज्यादा जरूरी है कि बिजनेस डूबे। ठीक है, सारे बिजनेस नहीं डूबेंगे, पर वही बात है कि इस तरीके से सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये एडिटोरियल को अब डिटेल में पढ़ना, ये था आपका आज का लेक्चर।